तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक गराज में चार्ली अपने पुराने प्लेन की मरम्मत कर रहा होता है जो उसे उसकी वाइफ सैरा ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तभी सैरा आती है और बताती है कि वो जल्द ही एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन रवाना हो रही है। वो चार्ली को फिर से साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास ढेर सारा काम है। थोड़ी देर बाद चार्ली CIA हेडक्वार्टर पहुंचता है। डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट तक पहुंचने से पहले वो उन तमाम सिक्योरिटी स्कैनर से गुजरता है जिन्हें उसी ने डिजाइन किया था। फिर वो अपने डेस्क पर बैठकर काम शुरू करता है। अचानक उसे एक मैसेज आता है। भेजने वाला है इंक्विलाइन, एक रहस्यमयी शख्स जिससे वो सालों से सीक्रेट कांटेक्ट में। हमेशा की तरह इस बार भी इंक्विलाइन के पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है बेचने के लिए, लेकिन इस बार वो चेतावनी देता है कि ये फाइल्स CIA को खतरे में डाल सकती है। चार्ली इंक्विलाइन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और कहता है इस्तांबुल, लेकिन इंक्विलाइन सीधा जवाब नहीं देता। फिर चार्ली उन डॉक्यूमेंट्स को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोड इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो खुद भी समझ नहीं पाता। लंच ब्रेक के बाद वो अपने ऑफिस लौटता है और तभी सैरा का कॉल आता है। वो बताती है कि वो लंदन पहुंच चुकी है, लेकिन चार्ली पहले से जानता था क्योंकि वो उसे ट्रैक कर रहा था। दोनों की ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि चार्ली फिर से उन फाइल्स पर काम में जुट जाता है। कोड अब भी नहीं टूटता तो चार्ली अपना लैपटॉप लेकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है जहां एक हाई टेक सिस्टम उसकी हेल्प करता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर लेता है और जो वो पढ़ता है वो उसे हिलाकर रख देता है। फाइल्स में खुलासा होता है कि एक ड्रोन अटैक को सुसाइड बॉम्बिंग की तरह दुनिया के सामने पेश किया गया। न्यूज क्लिप्स में दिखाया गया कि 150 लोग मारे गए, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मरीन्स भी शामिल थे। इस पूरे मिशन को प्लान किया था चीफ मोर ने, जो कि चार्ली का बॉस भी है। उसी रात घर पहुंचकर चार्ली सैरा को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। मजबूरन वो उसे एक वॉइस मेल छोड़ देता है। अगले दिन चार्ली ऑफिस पहुंचता है और हैरान रह जाता है जब देखता है कि मूर पहले से उसका इंतजार कर रहा है। मूर उसे सीधे ओब्रायन के ऑफिस ले जाता है जो हाल ही में CIA की नई डायरेक्टर बनी है। ओब्रायन बताती है कि लंदन के एक होटल में आतंकवादी हमला हुआ है और सारा भी उस हादसे का हिस्सा थी। ये सुनते ही चार्ली की सांसें थम सी जाती हैं। उसकी आंखें पल भर के लिए ओब्रायन की तरफ यूं देखती हैं जैसे उसने कोई मजाक कर दिया। वो कहता है कि वो खुद सैरा को कॉल करेगा, उसे यकीन है कि सब ठीक होगा। लेकिन मूर बिना कुछ कहे टीवी ऑन करता है और चार्ली को न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 टेररिस्ट होटल में घुस आए, 4 लोगों को बंधक बना लिया और 2 को मार डाला। इसके बाद मूर होटल की सिक्योरिटी फुटेज चलाता है जिसमें पूरे हमले की अफरा तफरी साफ दिखाई देती है और ये भी कंफर्म होता है कि सैरा उन विक्टिम्स में शामिल थी। अब चार्ली कुछ समझने की हालत में नहीं होता। जब चार्ली घर पहुंचता है तो बाहर दर्जनों रिपोर्टर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं और पुलिस उन्हें रोके हुए होती है। एक दोस्त उसकी मदद करता है ताकि चार्ली बिना किसी परेशानी के घर के अंदर जा सके। अगले दिन चार्ली गुस्से में मूर और सुपरवाइजर केलेब से बात करता है। उसे इस पूरी घटना पर शक होता है। उसे यकीन नहीं होता कि 4 टेररिस्ट लंदन जैसे शहर में हजारों सिक्योरिटी कैमरा से बचकर हमला कर सकते हैं, वो भी बिना कोई ट्रैफिक रोके। मूर कहता है कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन केलेब उसे घर भेज देता है। फिर एक दिन बाद चार्ली एयरपोर्ट जाता है सैरा के शरीर और उसका सामान लेने। घर पर जब वो उसका सूटकेस खोलता है तो अंदर उसे एक गिफ्ट मिलता है जो सारा ने उसके लिए खरीदा था। उसे देखकर चार्ली टूट जाता है। घर पर अकेले बैठ कर थक चुका चार्ली वापस काम पर लौटता है और रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम से होटल और आसपास की सिक्योरिटी फुटेज हैक करता है। फिर वो सारे इवेंट्स को टाइमलाइन की तरह जोड़ता है और अपने सीनियर्स को दिखाता है। उसे पता चलता है कि 4 हमलावर ईस्ट एंड से एक व्हीकल चुराकर होटल पहुंचे थे। वे होटल के सर्विस एरिया से अंदर घुसे और बड़ी सफाई से अपने फिंगरप्रिंट्स और DNA मिटा दिए। होटल में उनकी एक मीटिंग थी इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन किसी बात पर विवाद हो गया और एक सिक्योरिटी गार्ड नाराज हो गया। तभी एक टेररिस्ट ने गोली चला दी। एक गार्ड मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। होटल सिक्योरिटी ने तुरंत पुलिस को अलर्ट कर दिया। पकड़े जाने के डर से टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में घुस गए और हॉस्टेजेस बना लिए। सैरा इसलिए पकड़ी गई क्योंकि वो कुछ अटेंडीज को भागने में मदद कर रही थी। चार्ली ने वॉइस और फेशियल रिकॉग्निशन एनालिसिस की मदद से 4 टेररिस्ट्स की पहचान कर ली। मिश्का मॉस्को से, साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्सेस का एक्स ऑपरेटिव लॉरेंस, एक मर्सनरी हॉर्स्ट और एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेचन। लेकिन जब चार्ली ये सारी जानकारी केलेब और मोर को दिखाता है तो उनके रिएक्शन से उसे एहसास होता है कि ये सब उन्हें पहले से पता था। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि इस पर काम चल रहा है और फिर चार्ली को एक थेरेपिस्ट से मिलने भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने ID बैज में एक छोटा सा चिप छुपा लेता है और सिक्योरिटी से बिना पकड़े अंदर पहुंच जाता है। ऑफिस में पहुंचकर वो सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है और प्रिंटर पर एक स्किमर लगाकर
उनका डिजिटल कॉपी भी तैयार कर लेता है। उस रात चार्ली एक बार में जाकर जूक बॉक्स को घूरता रहता है, जैसे दिमाग में कोई भारी प्लान चल रहा हो। सुबह वो फिर से अपने सीनियर्स को टकराता है और उनके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रखकर मूर के पुराने गुनाह गिनाता है, जैसे सीरिया में एक हॉस्पिटल पर हमला, येमेन में अलाइड बेस पर स्ट्राइक जिससे हजारों नागरिक मारे गए थे। चार्ली उन्हें धमकी देता है कि उसने एक डेड मैन स्विच एक्टिव कर दिया है, अगर हर 5 घंटे में वो कोर्ट नहीं डालेगा तो ये सारे सबूत दुनिया के टॉप न्यूज एजेंसीज तक पहुंच जाएंगे। बदले में चार्ली उनसे मांग करता है फुल CIA ट्रेनिंग, नकली पहचान, कैश, गन और सारा के हथियारों की जानकारी। मुलाकात के बाद वो बाहर जाकर उल्टी कर देता है, स्ट्रेस उसकी हदें पार कर चुका है। ऑफिस में मोर कहता है कि डेड मैन स्विच सिर्फ ब्लफ है, लेकिन केलेब मना करता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। वो मानते हैं कि अगर ब्लफ भी हुआ तो ट्रेनिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट प्लान किया जा सकता है। इधर केलेब और उनकी टीम खोज में लग जाते हैं कि चार्ली ने सेंसिटिव डेटा कॉपी कैसे किया। उन्हें शक होता है कि शायद उसने प्रिंटर और मैग्नेटिक स्किमर का इस्तेमाल किया हो। सर्वेलेंस चेक करने पर पता चलता है कि चार्ली ने हाल ही में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी। इसके बाद वो चार्ली के घर की तलाशी लेते हैं और पाते हैं कि उसने 2 बार एक ही बार में विजिट किया था। बार में जाकर जब वो जूक बॉक्स की तलाशी लेते हैं तो उसमें छुपा हुआ एक एबा CD मिलता है। कैलेब उस CD को बजाता है, लेकिन उसमें कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ अजीब नॉइज होता है। उस CD निकाल लेते हैं। उधर चार्ली CIA के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, जहां कॉलोनल हेंडरसन उसका स्वागत करता है। पहले शूटिंग रेंज में टेस्ट होता है, लेकिन चार्ली बहुत पोर शूटर साबित होता है। वो सिर्फ पास से ठीक निशाना लगा पाता है, लेकिन बॉम्ब मेकिंग में उसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर सब दंग रह जाते हैं। इसके बाद हेंडरसन उसे उसकी नई आइडेंटिटी सिखाते हैं। दबाव में भी जानकारी याद रहे, इसलिए वो चार्ली को धक्का देकर डराकर रिसाइट करने को मजबूर करते हैं। फिर उसके फेक पासपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं। उस रात हेंडरसन उसके कमरे में आता है और कहता है यू आर नॉट अ किलर, लेकिन चार्ली जवाब देता है मैं न्याय चाहता हूं। हेंडरसन उसे गन देता है और कहता है मेरे सीने पर एम करो। चार्ली की हाथ कांपते हैं, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। उधर CIA में एजेंट्स CD की डिक्रिप्शन करते हैं और शॉक हो जाते हैं। डेड मैन स्विच तो ब्लफ था। वो तुरंत अपने सीनियर्स को खबर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि चार्ली उन्हें SP कर रहा है। असल में चार्ली ने जो चिप अपने बैज में छुपाया था वो एक बग था, जो उसने खुद मूर को दिए फाइल्स में प्लांट किया था। मूर गुस्से में हेंडरसन को कॉल करता है और कहता है अरेस्ट हिम, लेकिन तब तक चार्ली वहां से निकल चुका होता है। मूर फोन रखते हुए फाइनली वो बग देख लेता है और चार्ली से सीधा संपर्क करता है। यह ट्रीजन है। चार्ली ईयरफोन फेंक देता है और प्लेन में बैठ जाता है। लंदन पहुंचने के बाद चार्ली कस्टम से गुजरता है और पेरिस की ओर निकल जाता है। उसका फेक पासपोर्ट CIA सिस्टम में दिखाई देता है, तो मूर तुरंत हेंडरसन को उसके पीछे भेजता है। पेरिस में चार्ली एक होटल में रुकता है, ठीक उसी रेस्टोरेंट के पास जहां ग्रेचन अक्सर आती है। एक दिन उसे ट्रैक करते हुए चार्ली उसके बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। जैसे ही एक टेनेंट बाहर आता है, चार्ली मौका देखकर अंदर घुस जाता है। वो ऑनलाइन वीडियो देखकर लॉकपिक करता है और ग्रेचन का फ्लैट खोलता है। वहां वो उसकी स्केड्यूल की तस्वीरें खींचता है और एक गन भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी उसका ट्रैकर अलर्ट देता है ग्रेचन वापस आ रही है। चार्ली सीढ़ियों में छुप जाता है, लेकिन जब वो आती है चार्ली ट्रिगर नहीं खींच पाता। वो खुद से निराश होकर होटल लौटता है और कुछ देर के लिए मान लेता है कि शायद सैरा उसके साथ है, लेकिन फिर वह तस्वीरों को ध्यान से देखता है। उसमें दिखता है कि ग्रेचन बार बार हॉस्पिटल जाती रही है। चार्ली उसका मेडिकल रिकॉर्ड हैक करता है और पाता है कि उसे पॉलन से एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है और कैफे के बाहर ग्रेचन का इंतजार करता है। फिर वो उसका पीछा करता है हॉस्पिटल तक। जब डॉक्टर कमरे से बाहर जाता है, चार्ली डॉक्टर की यूनिफॉर्म में अंदर घुसता है और मशीन का दरवाजा लॉक कर देता है। ग्रेचन घबराने लगती है, लेकिन चार्ली एक शब्द नहीं कहता और मशीन में पोलेन भरने लगता है। अंदर ग्रेचन की हालत बिगड़ने लगती है, उसकी एलर्जीज तेज हो जाती है। चार्ली उसे कहता है मैं मदद करूंगा, बस मुझे बता दो कि हॉस्ट कहाँ है, वही जिसने सैरा को मारा। लेकिन ग्रेचन बोल नहीं पाती। चार्ली जैसे ही चेंबर खोलता है, ग्रेचन अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे टेबल से धक्का दे देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कमरे का हर कोना तहस नहस हो जाता है। चार्ली गन निकालता है, लेकिन ग्रेचन उसे गिरा देती है और भागने के लिए दरवाजा खोल लेती है। चार्ली भी पीछे भागता है, सड़क तक पीछा करता है, लेकिन तभी ग्रेचन एक तेज रफ्तार कार से टकरा जाती है। चार्ली सदमे में आ जाता है, लेकिन खुद को मजबूर करता है और उसके फोन को उठाकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में वो लैब कोट को कूड़ेदान में फेंक देता है। होटल लौटकर वो खुद को साफ करता है और अपना सामान पैक करता है। रात को वो बस स्टेशन पहुंचता है और मार्सेल की टिकट लेता है। जल्द ही CIA को ग्रेचन की मौत की खबर मिलती है। ओब्रायन मूर से पूछताछ करती है, लेकिन मूर सिर्फ इतना कहता है, लगता है ये हमारी ही
टीम का काम था। उधर चार्ली एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है। उसे ग्रेचन की मौत का गिल्ट खाया जा रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सैरा को डांस करते देख रहा हो, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो कोई और महिला है। तभी उसकी नजर हेंडरसन पर पड़ती है, जो उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचा है। घबराकर चार्ली लोगों को धक्का देकर बार से निकलता है और शहर की गलियों में भागता है। एक और बार में जाकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हेंडरसन वहां भी आ पहुंचता है। चार्ली सीधे वॉशरूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं होती। मजबूर होकर उसे बाहर आना पड़ता है। वो हेंडरसन के सामने बैठता है और कहता है, तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो? हेंडरसन जवाब देता है, ग्रेटचेन के फोन से। तभी चार्ली अपना फोन निकालता है और उस पर टाइमर दिखाता है। इससे पहले कि हेंडरसन कुछ समझ पाए, चार्ली बाहर दौड़ जाता है और वॉशरूम में एक ब्लास्ट होता है। बार में हड़कंप मच जाता है और हेंडरसन चार्ली को खो देता है। उसके ट्रैकर की सिग्नल भी बंद हो जाती है। अगली सुबह चार्ली फिर से इंक्विलाइन से संपर्क करता है और एक कार्गो प्लेन के जरिए टर्की पहुंचता है। इस्तांबुल में वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और इंक्विलाइन को टेक्स्ट करता है। तभी एक आदमी का फोन बजता है। चार्ली उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन एक महिला उसे रोकती है और कहती है, अपने फोन की तरफ देखो। फिर चार्ली को पता चलता है कि वही महिला इंक्विलाइन है। वो पहले से ही सैरा के बारे में जानती है। वो उसे कहती है कि अपना हैट और बैकपैक एक शॉपिंग बैग में डाल दे और कुछ देर एक्ट करे जैसे शॉपिंग कर रहा हो। कुछ समय बाद वो फिर मिलते हैं और इंक्विलाइन उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाती है। रास्ते में वो बताती है कि उसका हस्बैंड असली इंक्विलाइन था। वो CIA के लिए काम करता था और रशियन इंटेलिजेंस में घुसा हुआ था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई। कहा गया कि वो खिड़की से गिरा, लेकिन सच कुछ और था। इंक्विलाइन कहती है, मैं थक गई हूँ लगातार भागते भागते। अगर रूसी मेरे पास आए तो मेरे पास एक गन है ताकि मैं खुद को खत्म कर सकूं। फिर दोनों केस पर बात करना शुरू करते हैं। अब कहानी का फोकस 3 मुख्य टारगेट्स पर है। हॉर्स्ट, जो मोर के लिए भाड़े के लड़ाके हायर करता है। लॉरेंस, एक हथियारों का डीलर। और मिश्का, जो बहुत यात्रा करता है और हर चीज ऑनलाइन पोस्ट करता है। मिश्का की तस्वीरों को ध्यान से देखने पर चार्ली और इंक्विलाइन को उसमें एक महिला नजर आती है। फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए उनका पता एक इंस्टाग्राम अकाउंट से चलता है, जो फिलहाल स्पेन में है। अगले दिन केलेब अपनी टीम को आदेश देता है कि इन आतंकवादियों पर नजर रखो, क्योंकि यहीं से चार्ली का सुराग मिल सकता है। वहीं ओब्रायन मूर से मिलती है और उससे साफ साफ कहती है कि अब से कोई भी ब्लैक ऑप्स उसकी इजाजत के बिना नहीं चलेगी। मूर शांति से जवाब देता है, मेरे पिछले डायरेक्टर ने भी यही कहा था और मैंने तब भी यही कहा था, तुम्हारा पूरा समर्थन है। बैठक के बाद जब ओब्रायन अपनी गाड़ी में बैठती है, उसका असिस्टेंट उसे एक फोटो दिखाता है। हेंडरसन अब स्पेन में है। ओब्रायन को यकीन हो जाता है कि मूर ने ही उसे भेजा है और अब वो भी अपना एक एजेंट उसके पीछे भेजती है। उधर चार्ली और इंक्विलाइन होटल की कैमरा फीड हैक करके मिश्का को ढूंढ निकालते हैं। चार्ली मैड्रिड जाता है और उसी होटल में रुकता है जहां मिश्का ठहरा है। उसे पता चलता है कि मिश्का को एक खास स्विमिंग पूल पसंद है, जो 2 इमारतों की छतों को जोड़ता है। इसी दौरान हेंडरसन भी चार्ली के बहुत पास पहुंच चुका होता है। अगले दिन चार्ली एक छोटा डिवाइस बनाता है और उसे होटल में ही छिपा देता है। बाद में वो मिश्का को एक बार में फॉलो करता है, लेकिन तभी उसे बार में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, जो उसे पहले CIA में दिखा था। चार्ली तुरंत इंक्विलाइन को ईयरपीस पर बताता है, जो कैमरे से उसे पहचान कर कंफर्म करती है कि वो CIA एजेंट है। साथ ही वो हेंडरसन को भी कैमरे पर देख लेती है और चार्ली को मिशन छोड़ने की सलाह देती है, लेकिन चार्ली पीछे नहीं हटता। जब मिश्का पूल में जाता है, चार्ली उसका सामना करता है। वो कहता है, हॉर्स्ट कहाँ है, बताओ, वरना ये पूल तुम्हारे साथ टूट जाएगा। मिश्का उसे ब्लफ समझता है और तैरकर दूर जाने लगता है। चार्ली बटन दबाता है, पूल का कांच दरकने लगता है। मिश्का डरकर तेजी से तैरता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। कांच टूट जाता है और मिश्का ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है। पूरा पानी सड़क पर बह जाता है। तभी इंक्विलाइन अलर्ट देती है कि दोनों एजेंट्स तेजी से पास आ रहे हैं। चार्ली भागता है और तभी हेंडरसन उसे पकड़ने ही वाला होता है कि दूसरा एजेंट आकर उसी पर हमला कर देता है। दोनों की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हेंडरसन उसे वॉशिंग मशीन में घुसेड़ता है। एजेंट गन निकालकर गोली चलाता है, लेकिन हेंडरसन उसका गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। चार्ली कुछ सेकंड रुककर सोचता है कि मदद करे या नहीं, लेकिन इंक्विलाइन उसे याद दिलाती है, भागो चार्ली, और वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन ओब्रायन मूर को ऑफिस बुलाकर चार्ली के बारे में पूछती है। मूर जवाब देता है वह बेर इवेंट लीव पर है। ओब्रायन उसे जाने देती है, लेकिन उसके पास होटल की असली फुटेज पहले से होती है। दूसरी ओर केलेब की टीम भी उसी फुटेज का एनालिसिस कर रही होती है। उन्हें एहसास होता है कि चार्ली अकेला नहीं था, उसे मदद मिल रही थी। एनक्रिप्टेड चैट्स खंगालने के बाद उन्हें इंक्विलाइन का नाम मिलता है। आखिरकार उन्हें उस असली इंक्विलाइन की फाइल मिलती है, जो मर चुका है। इससे उन्हें समझ आता है कि उसकी पत्नी अब उसकी जगह ले चुकी है। उधर चार्ली और इंक्विलाइन साथ में एक कमरे में सोते हैं, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी के लिए। लेकिन रात में अचानक इंक्विलाइन के पंछी
तेज आवाज करते हैं। दोनों सिक्योरिटी कैमरे चेक करते हैं और देखते हैं कि कई एजेंट्स घर की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों तुरंत एक छिपे हुए टनल के जरिए भागने लगते हैं। बाहर निकलते वक्त चार्ली को आसमान में एक ड्रोन दिखता है। वो एक दूसरी बिल्डिंग में घुस जाते हैं और आखिरी वक्त पर उस एरिया से निकल जाते हैं। घर में मौजूद कंप्यूटर सारे डेटा खुद ही डिलीट कर चुका होता है। एजेंट्स के हाथ कुछ नहीं लगता। बीच तक भागते हुए दोनों इंक्विलाइन की कार तक पहुंचते हैं, लेकिन ड्रोन उन्हें देख चुका होता है। जल्द ही पीछे से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है और उनका पीछा अब जमीन से नहीं पानी से भी होने लगता है। लंबी दौड़ भाग के बाद CIA एजेंट्स आखिरकार चार्ली की कार को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो रुक जाती है। गोलीबारी में इंक्विलिन गंभीर रूप से घायल हो जाती है। चार्ली के पास कोई और चारा नहीं होता। वो उसका शव दूसरी सीट पर खिसकाता है और खुद स्टीयरिंग संभालता है। जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर वो एक गैराज में गाड़ी छोड़ता है और इंक्विलिन को अंतिम बार चुपचाप अलविदा कहता है। अगले दिन चार्ली खुद को एक आर्म्स डीलर दिखाता है और लॉरेंस से मुलाकात की योजना बनाता है। फिर वो रोमेनिया जाता है और नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है। एक खाली बिल्डिंग में बैठकर वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की एक सिक्योरिटी फीड हैक कर देता है, जिससे CIA को लगे कि वो बर्लिन में है। CIA उसी फेक फुटेज के भरोसे अपनी टीम वहां भेज देती है। लॉरेंस जैसे ही मीटिंग पॉइंट पर आता है, उसे एक बजती हुई फोन कुर्सी पर मिलता है। कॉल उठाने पर चार्ली उसे एक बॉक्स खोलने को कहता है। उसमें बम और सैरा की फोटो रखी होती है। अगर लॉरेंस हिला तो बम फट जाएगा। तभी चार्ली पीछे से सामने आता है और पूछता है, हॉस्ट कहाँ है? लॉरेंस बताता है कि हॉस्ट आमतौर पर रशियन वाटर्स में एक बाल्टिक सी पोर्ट के पास डिलीवरी लेता है और उससे संपर्क केवल सीक्रेट कोड से होता है। वो अपने फोन में सारे कोड्स देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। चार्ली फोन उठाकर वहां से निकल जाता है। तभी बम फटता है और लॉरेंस मारा जाता है। CIA को जल्द पता चलता है कि लॉरेंस की मौत रोमेनिया में हुई और जो फुटेज वो देख रहे थे वो नकली था। कुछ समय बाद चार्ली एक रशियन होटल में होता है, जहां वो अकेले बैठकर सैरा को याद करता है। वो उसका दिया हुआ गिफ्ट खोलता है, एक पजल, जिसे हल करते ही अंदर एक प्यारा सा मैसेज निकलता है। सुबह चार्ली पोर्ट पहुंचता है और एक संदिग्ध गाड़ी को देखता है। वो हॉर्स्ट के लोगों को कोड भेजता है और देखता है कि उस गाड़ी का एक आदमी फोन चेक करता है। चार्ली उसका पीछा करता है, उसकी बोट की तस्वीरें लेता है और होटल लौटकर उसके यॉट की डिटेल्स पता करता है। अगले दिन चार्ली उस यॉट के पास पहुंचता है, लेकिन कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। सारा का पजल भी वहीं गिर जाता है। चार्ली की आंख खुलती है तो वो यॉट पर होता है और सामने हॉर्स्ट खड़ा होता है, जिसने चार्ली द्वारा पहले छुपाए गए बॉम्ब को भी ढूंढ लिया है। हॉर्स्ट उसे गन देता है और कहता है, अगर वाकई में हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखा। चार्ली गन नीचे रख देता है। तभी यॉट की दिशा बदलने लगती है और क्रू घबरा जाता है। चार्ली मुस्कुराते हुए बताता है कि ये यॉट CIA के सिस्टम से चलती है और उसने ही इसकी कमांड को हैक करके इसे फिनलैंड की ओर मोड़ दिया है। कुछ देर में फिनिश नेवी और इंटरपोल चारों तरफ से यॉट को घेर लेते हैं और हॉर्स्ट सहित पूरी टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ऐलान करती है कि CIA के सारे भ्रष्ट एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं और अब सिस्टम को साफ किया जाएगा। चार्ली को बाहर हेंडरसन मिलता है, जो उससे कहता है, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। इसके बाद चार्ली सैरा की कब्र पर जाता है, कुछ देर चुपचाप बैठता है और फिर घर लौटकर आखिरकार उस प्लेन को उड़ाता है जो सारा ने उसे गिफ्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।